डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम आपको वे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है। पहला सवाल कि संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम अब इस सवाल को करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं, पहले अपन को ये समझना हो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से कटें, इसके अलावा किसी से न कटें। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आप देख रहे हैं कि 2 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 3 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 5 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 7 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, तो 11 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 13 खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, और 17 खुद से और 1 से विभाजित हुई या कटेगी, 19 खुद से और 1 से। ठीक है, तो देखो अब इसे हम करते हैं। क्या दिया? जैसे कि 6, इनको हम क्या करेंगे? सबका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो हम करेंगे किसका? 6 का अलग, 72 का अलग और 120 का अलग। ठीक है, तो पहले 6 का करें। इसको काटा हमने 2 3, 6, 3 एकम 3। अब 72 को देखो, इसको काटा हमने 2 3, 6, 1 बचा, 2 छक्क 12। फिर इसको काटा 2 एकम 2, 2 8 16। फिर इसको काटा 2 नाम 18, 3 तर का 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको काटेंगे 2 से, 2 छक्क 12, 0, 2 3 6, 0। फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंच 10, 3 5 15, 5 एकम 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 का गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणित 3। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अब देखेंगे 72 का गुणनखंड क्या होगा? वह 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। कितना हो गया? यहाँ 3 होगा। कितना? 3। तो हम देखेंगे कितना हो गया? 1 2 3, 2 से कितनी बार कटा? 3 बार, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 से कितनी बार कटा है? 2 बार। ठीक है, अब देखते हैं हम किसे 120 से। 120 का क्या हुआ कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो हम देखेंगे कि 2 से कितनी बार? 1 2 3, 3 बार। ठीक है, और 3 से 1 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो हम लिखेंगे कि 6,72, 120 का एचसीएफ। आपको जैसे हम करवा रहे हैं ना, ऐसे ही करके आना पेपर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जब भी आप एचसीएफ निकालें तो ये देखना है इसमें सबसे बड़ी, यानी कि जिस संख्या की सबसे ज़्यादा घात है वो संख्या लेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले संख्या देखना है 2 की संख्या है, तो 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे। तो आपने यहाँ देखा 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3, यानी इस संख्या को उठाएंगे 2 की घात 3। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा मत करना आप। ठीक है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ऐसे नहीं। कैसे करना है? इसमें क्या करना है? छोटी छोटी घात करना है, यानी 6,72/120 का एचसीएफ। तो आप क्या करना है? एचसीएफ में सबसे छोटी घात वाली संख्या लेना है। ये तो एलसीएम होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 की। हमने देखा 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ क्या है? 2 की घात 1, यानी कि हम 2 की घात, जिस संख्या की घात कम है बोलेंगे 2 की घात 1। ठीक है, अब देखा हमने 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 3, और 3 की सबसे छोटी घात क्या है? ये है 3 की घात 1। और देखेंगे 5 यहाँ है और इनमें किसी में नहीं है, तो इसका मतलब हम 5 नहीं लिखेंगे। तो हमने देखा कितना आया? 2 गुणित 3, यानी कितना आ गया एचसीएफ? 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो एलसीएम का क्या करेंगे?
एलसीएम में आपको ये देखना है कि बड़ी से बड़ी घात देखना है। क्या? बड़ी से बड़ी घात संख्या की। तो देखेंगे हम कि 2 की घात सबसे बड़ी क्या है? 3 है, यानी कि 2 की घात 3। और 3 की घात कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की घात 2। और क्या लिखेंगे? अब इसमें हम 5 की घात देखेंगे। एलसीएम में क्या है? सभी में नहीं देखना पड़ता। क्या? सभी में नहीं देखना पड़ता, तो कहीं भी मिले। हमने देखा 5 की घात यहाँ 1 मिल रही है, इनमें भले ही ना हो, तो 5 की घात 1, यानी कि कितना आया? 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 की घात 2 यानी 9, 5 की घात यानी कि 5। तो करेंगे गुणा, कितना आएगा? 8 नाम 72, यानी कितना आ जाएगा? 360। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो। एक और तरीका बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि आपने देखा, क्या देखा है इनका गुणनखंड। तो देखो, सबसे पहले हमने 6 का गुणनखंड क्या किया? 2 गुणित 3, और देखा 72 का 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, ये तो पहला तरीका है यहाँ से। अब दूसरा तरीका, 120 को देखो कितना है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 6,72 बा 120 का एचसीएफ बराबर, तो आपको ये देखना है तीनों में कॉमन, यानी हम तीनों में जोड़ा बनाएंगे जो तीनों संख्या में हो। किसमें? तीनों में। कितना बना? 1 2 आ रहा तीनों में, और 2 देखोगे तो दोनों में है, इसमें नहीं है। ये 2 भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। और किसका बना? 3 का। कितना बना? 3 का, यानी 1 2 का बना और 1 3 का। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। अब एलसीएम में क्या करना हमें? देखो, एलसीएम में 6,72 व 120 का एलसीएम। ठीक है, तो आपको एलसीएम में ये करना है। आपको क्या करना है एलसीएम में? इसको यहाँ लिख लेना बराबर। तो आपको ये देखना है कि ये सभी संख्या में जो एचसीएफ आया ना, उसको लिख लेना। किसको? एचसीएफ आया है। पहले कॉमन संख्या लिखेंगे। क्या आया? 2 कॉमन आया सभी में, तो 2 लिखो। और क्या आया? 3 कॉमन आया, उसी लिखो। अब ये देखना हमें, और क्या, भले 2 2 का कॉमन बनना हो, 1 2 दोनों में है, यानी 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक बार 2 लेंगे। अब 2 यहाँ भी है, तो एक बार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 है, इसमें नहीं है लेकिन लेंगे उसे, हम नोट करते हैं। ठीक है, इसमें 5, यानी कि जो बचा रहता है ना उनको लिखते हैं। ठीक है, तो अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा। तो देखो, हम दोनों विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट सवाल। तो देखो बच्चों, दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के लिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, हमने आपको ये सवाल पहले करा चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखे हैं तो वो हमारी पिछली वीडियो देख ले, उसमें हमने अच्छे से बताया है, एक एक सवाल करके बताया बहुपद का। लेकिन क्या अभी तो हम आपको त्रिमासिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, इसमें क्या दिया? सत्यता की जांच करना है, यानी शून्य भी निकालने हैं और सत्यता की जांच। तो देखो, हमें क्या दिया है कि दिया है, देखो सबसे पहले क्या दिया है? x² - 3। ठीक है, तो आप इसे देखो, आपने कभी भी कोई संख्या देखी होगी कि √3 गुणित √3, यानी कि रूट की संख्या का रूट की संख्या में गुणा करते हैं तो क्या बाहर निकल आता है हमारा? ऐसे निकल आता है 3। तो देखो, इस संख्या को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, और अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर 3, यानी कि इसका मतलब भी यही है 3, और इसका मतलब भी क्या है? 3 है। आ रहा समझ में? क्योंकि हम 3 का गुणा 3 में करते हैं तो बाहर कितना निकलता है? 3, और √3 का वर्ग करते हैं तो भी बाहर क्या निकलता है? 3। यानी इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। आ रहा समझ में? इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अब उसने सबसे पहले शून्य की बात कही है तो हम बराबर क्या लगा लें? 0। ठीक है, अब ऐसे कैसे लिखेंगे कि x² - √3 का स्क्वायर।
बराबर 0 लिख सकते हैं, अभी बताया ना हमने आपको। इसका मतलब क्या है, ऐसा लिख दिया, इसका मतलब बाहर 3 निकल आएगा। ठीक है, अब देखो आपने कभी भी ऐसा देखा होगा तो कि किस जैसा दिख रहा है हमें सूत्र, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा ही खुलता है ना ये। इसका मतलब हम इसे एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, एक्स माइनस रूट 3, ठीक है, या प्लस लिख लो पहले या माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख लिया एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर में क्या दिया 0। तो हम एक एक करके निकाल लें। पहले हमने लिखा एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस के उस साइड जाके माइनस का रूट 3, ये किसका मान हो गया हमारा, अल्फा का रूट 3 माइनस का। ठीक है, इसको देखो अब एक्स माइनस रूट 3 दिया है बराबर 0 रखो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 3, यही हमारा किसका मान हो जाएगा, बीटा का रूट के 3। ठीक है, अब देखो सत्यता की जांच करते हैं, तो कैसे करते हैं, सत्यता की जांच सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले पूरा समीकरण लिखते हैं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे किस रूप में व्यक्त करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिख लेना। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर एक ही बात है, लिखने पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये बराबर क्या आ जाएगा, जो ए स्क्वायर यानी ये स्क्वायर वाली संख्या होगी, स्क्वायर वाला क्या है, एक्स, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब बी कौन सी होगी, जो एक्स वाली तो कोई संख्या नहीं है तो क्या लिख लेंगे 0, लेकिन सी बिना एक्स वाली क्या है 3 है, माइनस के 3। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम, इनका गुणनफल। तो आप देखते हैं पहले योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना निकला है, अल्फा का मान आया हमारा माइनस के रूट में 3। ठीक है, 3 प्लस बीटा का मान क्या आया है, प्लस के 3 बराबर बी का मान क्या है, माइनस, बी का मान 0 और ए का मान 1। तो हमने ये देखा कि माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर, इसमें इसका भाग देंगे क्या आएगा 0, यहाँ भी इसको घटाएंगे तो 0 बराबर 0, यानी दोनों साइड कैसी आ गई बराबर। ठीक है, बराबर आती है तभी हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो आप देखोगे अल्फा का मान कितना है, माइनस के रूट 3 इंटू यानी गुणा बीटा का मान क्या है, प्लस के रूट 3 बराबर सी का मान कितना दिया है, माइनस के 3 बटा ए का मान 1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 बराबर 3 माइनस के, यानी ये भी बराबर आ गए दोनों पक्ष, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरह हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने वो सवाल नोट कर लिया था, तो देखो अब अगला सवाल लेकर आए। देखो जो सवाल हम आपको करवा रहे हैं ना, ये त्रैमासिक में आएंगे ही आएंगे, ये बात ध्यान रखना। बस वो कुछ ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे थोड़ी संख्या चेंज कर सकता है और कुछ नहीं देगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 80% बिल्कुल एक ही सवाल होंगे, संख्या भी चेंज नहीं करेगा। अगर वो करेगा ना तो इन सवालों में बस 20% ही चेंज करेगा, ये ध्यान रखना। जो करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में वो ही आएंगे। तो देखो इसमें क्या दिया उसने कि शून्यांक एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। ठीक है, तो यानी क्रम से पहले क्या दिया, योगफल है, ये क्या गुणनफल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमको क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, -3। गुणनफल क्या दिया, अल्फा इंटू
बीटा बराबर 2, ये हमारा गुणनफल है। तो आप देखो द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र है, हमने जो लिखवाया आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको द्विघात समीकरण पूरा करवाया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, ये अपना सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। कोई सा भी सवाल हो आप इसमें रख दोगे तो वो द्विघात बहुपद बन जाएगा। ध्यान रखना क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। अगर आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है तो बस आपको इसमें रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या दिया हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आप ही देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 लिख लिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया 2 बराबर 0। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा किया, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 3x, इसको खोला प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो हम लिख सकते हैं अतः -3/2 का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा। बस बताओ कितनी जल्दी आंसर निकला है। तो ठीक है, कोई सा भी सवाल हो बस आपको इस सूत्र में रखना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपका देखो कोई बहन भाई जो 9th क्लास में है उसके भी त्रैमासिक पेपर चल रहे हैं तो उसकी भी हमने आपको एक वीडियो डाल दी है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं 9th क्लास के। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा। कितना है, चौथा। तो देखो इसमें क्या दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो ये सवाल भी हम आपको बता चुके हैं, ये तो केवल हम आपको एग्जाम की दृष्टि से करवा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमको क्या दिया है, क्या दिया है सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया है। तो हम देखेंगे क्या दिया है, s माइनस टी बराबर 3। तो इसका मतलब ये दिया है एक रैखिक समीकरण, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। ठीक है, अगला क्या दिया है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो देखो क्या करेंगे, इसका पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना लिया 6, 3 दूनी, इसका भाग देंगे इसमें, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें किया 2s प्लस 2 का भाग दिया 2 3 6, 2 3 6, 3 का गुणा t में 3t बराबर 6। तो ये कितना बन जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर, अब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। ये क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमने आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं। तो अब वो समीकरण हम देखो किससे बना सकते हैं, 1 से भी बना सकते हैं और 2 से भी बना सकते हैं। तो देखो हम समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हमें कि s माइनस टी बराबर 3। तो ध्यान रखना जब भी हम समीकरण 3 बनाते हैं तो उसमें या तो हम x निकालें, x y z कुछ भी दे दे, या तो हम x का बराबर में मान निकालते हैं या फिर t के बराबर में। तो देखो हम क्या लगते हैं, s का मान निकाल लेते हैं कि s बराबर, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा t, 3 प्लस t। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, यानी कि s का मान निकला है। ऐसे ही अगर मान के चलो कुछ समीकरण दे जाए 3x प्लस 5y बराबर 6, तो इसका मतलब ये होता है 3x बराबर 6 माइनस 5y। अब ये गुणा में तो कब पहुँच जाएगा, भाग में, 6 माइनस 5y/3 यानी x का मान, यानी कि केवल हम चर राशियों को छोड़ते हैं, उसके बराबर में पूरा मान निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो देखो ये समीकरण 3 बन गया है। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि जिससे भी हम समीकरण तीसरा बना रहे हैं,
चाहे वो 1 हो या 2 हो। जिससे समीकरण बनाते हैं तो उसमें मान नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर उसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, वो आगे हल ही नहीं होगा। तो जैसे हमने बनाया समीकरण 1 से, तो उसमें मान नहीं रखेंगे, अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। किस में, समीकरण 2 में। तो बोल सकते हैं हम कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना कि 2s प्लस 3t बराबर 36, बराबर 36। तो हम देखेंगे कि s का मान क्या है, 3 प्लस t, यानी कि 2 है, s को हटाया पूरा मान रख दिया, क्या है 3 प्लस t, फिर क्या है प्लस 3t है, बराबर 36। ठीक है, तो अब देखो 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना आ जाए, 2 3 6, और 2 का t में तो 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 6 प्लस चार राशियों को जोड़ देंगे, 5t बराबर 36। तो देखो आप इसे ले जाएंगे उधर, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर कितना आ गया 30। अब इस 5 से हम इस 30 को काट देंगे, या ऐसे करके t बराबर 30/5 काटेंगे, t का मान कितना आ गया, 5 30, कितना आ गया 30। तो अब ये ध्यान रखना, टी का मान निकल आया। अब हम टी का मान कोई से समीकरण में भी रख सकते हैं, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में, ठीक है, किसी भी समीकरण। तो हमने रखा कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है हमारा समीकरण कि s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3, t का मान कितना निकला 6, तो s का मान कितना आ गया 9। तो हमारा क्या आ गया, s का मान 9 और t का मान 6, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आपको देखो प्रतिस्थापन विधि करना बिल्कुल ईजी आ गया होगा, बिल्कुल ईजी तरीके से हमने आपको समझाया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आने ही वाला है परीक्षा में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आने ही वाला है, आप जाओगे आप पेपर में पाओगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो क्या दिया उसने कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, और क्या उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले समपूरक कोणों का पता होने चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में कि 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180, और दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अपन से क्या पूछा है, समपूरक कोण, तो हम क्या मान ले, उसमें देखो क्या रहता है, दोनों का योग 180 डिग्री रहता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि दोनों बराबर, एक हो सकता है 88 डिग्री हो और दूसरा कितना हो जाएगा 92 डिग्री, यानी कि दोनों का योग कितना आने चाहिए, बस 180 आने चाहिए। एक हो जाएगा मान के चलो 65 हो जाएगा, तो एक 65 हो जाएगा, और दूसरा देखिए 70 25 और 90, यानी 115, कितना हो जाएगा 115, यानी दोनों का योग कितना आ रहा है 180। कहने का मतलब है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन दोनों का योग कितना आएगा 180। ठीक है, तो देखो अभी हमको पता नहीं है, तो क्या मान ले कि माना कि बड़ा कोण क्या है x, तथा छोटा कोण y है। छोटा कोण क्या है, y है। तो अब हमें ये देखना है, अगर मान के चलो हम कह दें आपसे कि एक जने के पास कितने हैं 16 रुपये हैं, एक के पास 12 रुपये हैं। अब मान के चलो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, यानी कि ए के पास 12 रुपये हैं, बी के पास ए के पास 16 रुपये हैं, सॉरी ए के पास 16 रुपये हैं, बी के पास 12 रुपये हैं। तो हमने कहा कि ए के पास बी से कितने अधिक हैं, ए के पास बी से कितने अधिक रुपये हैं,
तो हमने कहा कि दोनों का जो अंतर आएगा वही तो अधिक आएगा। कितना आ रहा है? 4। यानी कितने अधिक है? 4 अधिक है। वो कैसे पता किया हमने? दोनों का अंतर निकाले, यानी कि दोनों को घटाया। समझ में आ रहा है? तो देखो, उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक कब होगा? जब उनका हम अंतर करेंगे x माइनस वाई बराबर 18, यानी कि हम x में से y को घटा दें तो 18 निकल आएगा, क्योंकि यही तो अधिक है। यानी कि x कितना है? y से 18 डिग्री अधिक है, तो घटाएंगे तो निकल आएगा दोनों का अंतर। ये कितना हो गया हमारा? समीकरण 1। अब हमको ये भी पता है कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने एक x माना था, बड़ा कोण छोटा कोण y, और दोनों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, जब आपको वो के इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब आपको प्रतिस्थापन से करना है। अगर वो नहीं के तो आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखो, हम इसे किससे करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने देखा कि समीकरण 1 से हम समीकरण तीसरा बना लें। समीकरण 1 से 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18। ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये हमारा क्या होगा? समीकरण 3। हमने क्या बताया कि जिससे समीकरण बनाएंगे उसमें मान नहीं रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो 2 हमारे पास क्या समीकरण? x प्लस वाई बराबर 180। तो x को हटाएंगे, पूरा मान क्या रख देंगे? 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है। इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 18। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 2 वाई बराबर 180। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 वाई बराबर 180 माइनस 18। तो 2 वाई बराबर कितना बचा? 162। यानी वाई बराबर 162/2। काटेंगे कितना जाएगा? वाई बराबर 81। यानी वाई का मान कितना निकला है? 81 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो y का मान कोई से भी समीकरण में रख लो। y का मान हमने रखा कि समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो 3 समीकरण क्या है? हमने देखा कि x बराबर 18 प्लस y। तो x बराबर 18, y का मान कितना है? 81। तो x का मान कितना निकला है? 99। ठीक है। यानी कि एक कितना आ गया हमारा? तो हम कह सकते हैं कि बड़ा कोण कितना है? तो आप लिख सकते हैं कि बड़ा कोण कितना है? 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना है? 81 डिग्री। कितना है? 81 डिग्री। ये हमारे आंसर हो गए। बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये पेपर में आने ही वाला है, आ ही रहा है। आप इसको अच्छे से करके जाना, आपके पेपर में ये आपको छपा मिलेगा 100%। तो देखो ये बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया है हमें? इसमें दिया है कि नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान के चलो, ध्यान रखो, अगर किसी की भी आयु निकालनी है तो हमें पहले उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। मान के चलो, हमने कहा कि सोनू की आयु आज से 10 साल पश्चात, 10 साल पूर्व या पहले कितनी थी? 20 थी। तो अभी उसकी कितनी आयु होगी? हमें पहले वर्तमान पता होना चाहता, तभी तो हम उसकी भूतकाल की निकालेंगे। मान के चलो उसकी 30 होगी, तो 20 कैसे होगी? 10 घटाएंगे तो कितनी बचेगी उसकी आयु? 20 वर्ष। तो यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए हमें, तभी हम निकाल पाएंगे। अगर हमने कहा मान के चलो एक ही आयु 20 वर्ष है,
ठीक है, 10 वर्ष पहले इसकी कितनी थी, यानी 10 वर्ष पहले की कह रहा है तो हम 10 घटा देंगे इसमें से, पहले की बात कर रहा तो कितनी रही होगी 10 वर्ष। अगर मान के चलो वो कह देता कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, बाद यानी कि आगे बढ़ रहा है तो हम जोड़ देते हैं 10, तो कितनी हो जाती 30। समझ रहे हैं, यानी कि पूर्व का मतलब पहले घटेगा और पश्चात का मतलब बाद में, यानी कि आगे बढ़ेगा यानी जुड़ेगा। ठीक है, तो हमने माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले यानी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, यानी कि अभी उसकी x है तो 5 वर्ष पहले की कह रहा है यानी पूर्व की, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगी, 5 घटाएंगे हम बराबर x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसका मतलब हम सोनू की आयु में से भी घटाएंगे 5 वर्ष, सोनू की आयु कितनी है, बाया, उसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि जो नूरी की आयु है ना वो इससे अभी 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना। तो हमने लिखा जैसे कि x माइनस 5 अभी मतलब, और एक इसकी हो गई सोनू की या नूरू की, किसकी, नूरी की, n मान लो, और ये सोनू की है, कितनी है सोनू की आयु, बाय माइनस 5। तो अभी देखो ये क्या है, सोनू है या नूरी है, तो ये कितनी है नूरी की आयु, इससे 3 गुनी है, यानी कि ये इससे 3 गुनी बड़ी है नूरी, किससे, सोनू से। ठीक है, अब मान के चलो अगर ये 3 गुनी है, मान के चलो दोनों को बराबर करना है, दोनों की आयु को, तो किसको 3 गुना देना पड़ेगा, सोनू की आयु को, यानी बराबर सोनू की आयु के साथ हम 3 गुना जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने किया, ये कितना आ गया x माइनस 5 बराबर इसका गुणा किया 3 बाय माइनस 5 15, x इसको इधर लाए माइनस 3 बाय बराबर a माइनस 15, ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि x माइनस 3 बाय बराबर माइनस के 10। ये अपना क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, यहाँ तक अपना हो गया, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो मान के चलो पहले वर्तमान में ही जोड़ेंगे ना हम, तो हम क्या मान लेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मान के चलो अभी नूरी की कितनी है, x है। हमने बताया कि जब भी पश्चात की बात करेगा, पश्चात या बाद की, तो उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो मान के चलो नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो उसमें कितना जोड़ेंगे, 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी, सोनू की आयु, तो पश्चात की बात कर रहा है, इसका मतलब जुड़ेगा सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, बाय प्लस 10। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मान के चलो नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, और सोनू की आयु क्या है, y प्लस 10। अब वो क्या कह रहा है कि दुगनी हो जाएगी, किसकी आयु हो जाएगी, ये नूरी है, ये सोनू है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, सोनू से 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी है ये सोनू की आयु से। मान के चलो दोनों की आयु बराबर करना है, तो किसके साथ हम 2 गुना जोड़ेंगे,
सोनू के साथ। ठीक है, तो ये किया हमने x प्लस 10 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 का 10 में 20। चार राशियाँ एक साइड ले लो, ये x है और इधर क्या है 2y, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर ये 20 है। अब ये इधर प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया x माइनस 2y बराबर 10। ये क्या बन गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अभी हमने क्या समीकरण 2 बना लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। देखो अब हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि समीकरण हमारे पास एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 10 है, और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर 10। तो देखो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम किस विधि से करते हैं, विलोपन से। तो विलोपन में हमको ये करना होता है कि देखो जो हमारा x है ना उसको बराबर कर लो x वाली संख्याओं को या फिर y वाली संख्या को, क्योंकि हम इसमें एक का मान ही निकलेगा, या तो x चर राशि का मान निकलेगा या y चर राशि का। तो इसका मतलब हमको एक चीज़ तो ख़त्म करनी पड़ेगी, चाहे वो x करनी पड़े चाहे y। ठीक है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान बराबर करें या y का। तो देखो इस समीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि इस समीकरण में आपको x बराबर में दिख रहा है, इसका मतलब हमें अभी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा बस चिन्ह बदलना है, ये प्लस का है तो माइनस का, अगर एक का साइन बदलेंगे तो इसका मतलब पूरे का बदलेगा, ये माइनस हो गया तो एक इसका हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का। तो हमने देखा ये समीकरण अपना एक है, ये 2 है। तो हमने देखा ये माइनस का हो गया, यानी ये प्लस ये माइनस कैंसिल 0, और ये प्लस ये माइनस तो घटेगा किसका बचेगा y। ठीक है, बराबर किसका y बराबर। अब हमने यहाँ देखा ये किसके है माइनस के, तो बराबर ये कितना हो गया माइनस का 20। तो देखो बच्चों अपना क्या था समीकरण में, एक में यहाँ 3y था, हमने थोड़ा गलत नोट कर लिया था। तो देखो इसको हम घटाएं कितना बचेगा माइनस के y, यानी कि जो y का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब जो y का मान आ गया, दोनों समीकरण में से किसी में भी रख सकते हो आप। समीकरण y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हम देखेंगे समीकरण एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, कितना है 10। तो x माइनस 3y का मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10। तो हम देखेंगे कितना आ जाएगा x माइनस 20 × 60 बराबर माइनस के 10। तो हम देखेंगे x बराबर माइनस के 10 है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 60, तो x बराबर 50। कहने का मतलब क्या है, हमारी नूरी की आयु कितनी आ गई, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, अब देखो तो देखो बच्चों क्या दिया है हमको, ये सवाल दिया है, इसके हमको मूल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सही करना पड़ेगा। अभी क्या बटे के रूप में है, तो हमने किया कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो हमने भिन्न ली, इसकी भिन्न लिया कितना आ गया 8। ठीक है, एक का भाग देंगे 8 में, एक का 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में, 8 दूनी 16, x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का 0 में गुणा होगा तो क्या आएगा 0।
अब हमको ऐसे तोड़ना है 8 को कि जोड़े या घटाएं तो 8 आए, गुणा करें तो 16 आए। तो हमने देखा कि 8 16x² माइनस x12 ले लिया, तो हमने देखा 4 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 गुणा करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो अब गुणा किया हमने, क्या आ गया 16x² माइनस 4x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब हमने बताया आपको कैसे करते हैं, दो लेते हैं, यानी 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4x, यहाँ क्या बचेगा, 4 चौको 16, 4x माइनस यहाँ क्या बचा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस 1 बाहर ले लिया, क्या बचेगा 4x, यहाँ प्लस का बचेगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो समान बार है, इसका मतलब हम एक बार लिख लेंगे 4x माइनस 1, और बाहर क्या है 4x है और 1 है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक एक करके लेंगे हम, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, x बराबर 1/4। ठीक है, अगला क्या है, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/4। ये इसके मूल आ जाएंगे। हम कैसा लिख सकते हैं कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 के मूल 1/4 कॉमा 1/4 है। बस ये हमारा आंसर है, आ गया। तो ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन है वही हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगला सवाल क्या दिया है कि AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें क्या करना, पहले हमको पता करना पड़ेगा कि देखो A का मतलब इसमें क्या होता है, प्रथम पद। तो हमको क्या दिया है, क्या दिया है कि A बराबर 2 और N बराबर 10। बापद का मतलब आप N समझोगे, जब भी बापद लिखा आए तो आप समझ जाना कि ये N दिया है, बापद यानी कि ये क्या दिया, N दिया है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे हम, D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है 7 है और A1 कितना है 2 है, तो D कितना आ जाएगा 5। अब इसमें हमको एक फॉर्मूला लगाना होता है, यानी बापद निकालने के लिए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर A कितना दिया है 2 प्लस N कितना है 10 माइनस 1, D कितना निकला है हमारा 5। तो AN कितना आ जाएगा 2 प्लस ये घटेगा कितना 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा 2 प्लस 9 5 45, यानी कितना आ गया 47। ऐसे आप यूं कर लेना इस सवाल को, ठीक है। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या दे के रखा है, हमने देखा योग का मतलब क्या होता है, S 14 पदों का, यानी S 14 बराबर कितना दिया 1050, ये योग होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो प्रथम पद यानी कि ये कितना दिया हमें 10 दिया है। अब N कैसे निकालेंगे, S 14 दिया है, इसका मतलब N कितना दिया 14, ठीक है। पहले हमको N कितना दिया 14, ये 20वां पद तो बाद में ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर SN। तो ध्यान रख लेना, इसको आप पहले भी लिख सकते हो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। तो N कितना दिया हमें 14/2, ये कितना है 2, ये कितना है 10 प्लस N कितना है 14 माइनस 1, D कितना दिया है, D हमको पता ही नहीं है, D इसमें नहीं दिया ना, नहीं दिया, तो D बराबर SN कितना है 1050। तो हमने इससे काटा 2 कम 2 7 14 कितना आ गया 7, अंदर गुणा किया 10 दूनी 20 प्लस ये कितना हो गया 13, D का गुणा हुआ 13D बराबर 1050। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा, प्लस इसमें हुआ तो 13 7 91D
बराबर 1050। तो 91D बराबर 1050, जी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 140। तो 91D बराबर घटाया तो 0, 1, 10 में से 1 गया 9, तो D बराबर 910/91। काटा D बराबर कितना आ गया 10। तो ध्यान रखो, हमें 20वां पद कैसे निकालते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि a 20 बराबर ये कितना दिया हमको 10, n कितना है हमारे पास 20वां पद की बात कर रहे हैं, 20 माइनस 1, डी कितना है 10। तो ये कितना आ जाएगा, घटेगा तो 10 प्लस ये 19 इंटू 10 गुणा हुआ 10 प्लस 190 बराबर जोड़ा तो 200। ये आंसर आ गया। तो देखो, हमने आपको लगभग सभी तरीके क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। बच्चों, आप जब भी जाएं पेपर देने तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, और आप एक काम और करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।